हेलो बच्चों, आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन फाइंड करेंगे। अगर आपने इसे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप वो सारे मतलब 2 पार्ट मैंने बनाए हैं अब तक, तो वो दोनों पार्ट देखना ताकि आप इससे पहले की जो टॉपिक है वो आप अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन पढ़ेंगे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ के थ्रू हम कैसे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं वो चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए भी हम इस सेशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल फोर्स क्या होगा, हम किसके रेस्पेक्ट में इसको वेरिएबल फोर्स कहें। तो बच्चों वेरिएबल फोर्स अगर मैं वर्क डन की बात करूं, क्योंकि वेरिएबल फोर्स की वजह से हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल फोर्स उसको बोल रहा हूं जिसका बच्चों मैग्नीट्यूड चेंज हो, साथ में बच्चों उस फोर्स का अगर बच्चों डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, पोजीशन के रेस्पेक्ट में। किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है तो ऐसे फोर्स को बच्चों बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। और ऐसे वेरिएबल फोर्स की वजह से हम क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये माना है कि आपके पास में कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब जा रहा है तो उसको ए से बी तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल फोर्स है, सो दैट्स व्हाई इसका पाथ भी एक वेरिएबल है, एक अलग टाइप का है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, हम अलग टाइप का पाथ है, इसे टेढ़ा मेढ़ा जैसा मान सकते हैं। यहां पे जब किसी पार्टिकल को हम ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप ये समझना बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए मैंने एक बार इस पाथ में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस कंसीडर कर लिया, और एक मैंने ये मान लिया कि अगर किसी पार्टिकल को छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस तक अगर डिस्प्लेस किया जाए तब कितना वर्क डन होगा। तो उस कंडीशन में बच्चों छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए या फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी स्मॉल। उसके लिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, और वो कितना जाएगा आपके पास में डीडब्ल्यू, और इसकी वैल्यू जो होगी वो आपके पास रहेगी एफ वेक्टर, और बच्चों आपके पास रहेगा डीएस वेक्टर। क्योंकि हमने माना है कि फोर्स तो कैसा आपके पास में वेरिएबल है, ये तो विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन दैट विल बी चेंज, ठीक है ना, और आपके पास में जो पोजीशन है वो आपके पास में डीएस। लेकिन आप टोटल वर्क डन फाइंड करें कि किसी कोई पार्टिकल अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तब उस कंडीशन में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए देखो टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर किसी पार्टिकल को ए से बी तक लेके जाए तो तब उस कंडीशन में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो आप ये ध्यान रखना, ए से बी तक ले जाने में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, है कि नहीं। ए से बी तक यहाँ ऐसे बहुत छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, और आपको पता है एक छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ऐसे इसका ए से बी तक लेके जाएंगे तो जो टोटल वर्क डन होगा वो छोटे छोटे वर्क डन की क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा। मतलब अगर हम इस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो आपके पास में टोटल वर्क डन आएगा। और वो कैसे, तो टोटल वर्क डन के लिए आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस छोटे से स्मॉल वर्क डन को, ठीक है, और वर्क डन रहेगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी। और आपके पास से बच्चों डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो ये आपके पास में एफ वेक्टर डीएस वेक्टर, और ये पॉइंट ए से लेकर बी। तो किसी भी वेरिएबल फोर्स की वजह से, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किसी भी पार्टिकल के ऊपर इतना वर्क डन किया जाएगा। इसमें हम थोड़ा और अच्छा केस बना सकते हैं, कैसे, मान लीजिए साथ में आपको ये भी गिवन हो कि मान लीजिए ये जो एफ है, क्योंकि हमने माना है कि यहाँ पे फोर्स है बच्चों, वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो फोर्स का इक्वेशन कैसे हो सकती है, तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में फोर्स की इक्वेशन ऐसी हो सकती है
कि एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस आपके पास में एफ जेड के और साथ में जो डी एस वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट है उसकी पोजीशन भी, क्योंकि पोजीशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकती है, तो यहां पे आपके पास में पोजीशन का भी जो इक्वेशन है वो ये हो सकता है किसे कि डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस आपके पास में डी जेड के, ठीक है। और चूंकि हमें तो टोटल बर्डन फाइंड करना फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो आपको टोटल बर्डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, और इसको लिखना पड़ेगा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी, और एफ वेक्टर की वैल्यू यहां रखोगे तो आ जाएगा आपके पास में एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, ठीक है, डॉट, और आ जाएगा आपके पास में डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। और आपने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर ऐसे डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के वाला जे कैप के साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी, और ये बन जाएगा आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस बनेगा एफ वाई डी वाई और प्लस बच्चों एफ जेड डी जेड, ठीक है। हम इनको अलग अलग फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो आप ये मान लीजिए बच्चों कि आपके पास में वेरिएबल फोर्स की वजह से बर्डन इतना होगा, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब है जब आपके पास में इस टाइप से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर सकते हैं कैसे कि डब्ल्यू को ये भी लिखा जा सकता है कैसे कि हम ए से लेकर बी तक उस पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, तब आपके पास बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस और ए से लेकर बी तक एफ वाई डी वाई, ठीक है, और प्लस बच्चों इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये बन जाएगा आपके पास में एफ जेड डी जेड, ठीक है। मतलब मैं इस इंटीग्रेशन को इंडिविजुअल टर्म से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में एक अलग अलग स्टेप बन गई है। तो एक वेरिएबल फोर्स की वजह से बर्डन इतना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वेरिएबल फोर्स की वजह से बर्डन आया होगा, ठीक है ना। ध्यान है ना, वेरिएबल फोर्स हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, जो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो तो उसको वेरिएबल फोर्स। वैसे वेरिएबल फोर्स टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन हम वर्डन निकालने के लिए या वर्डन के अंदर बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रोल होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के रेस्पेक्ट में फोर्स को वेरिएबल मान रहे हैं, तो उस कंडीशन में वर्डन इस टाइप से निकल रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। इसी के आगे बच्चों हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे का टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। आगे का टॉपिक जो बच्चों उसमें क्या है कि उसमें आप ये देखोगे कि अगर आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ गिवन हो, ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ के थ्रू आप कैसे वर्डन फाइंड करेंगे, कैसे, ऐसे समझिए। आपके पास में बच्चों मैं इसको टॉपिक को ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, एफ वर्सेस और डिस्प्लेसमेंट, एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ गिवन हो तो किस टाइप से बर्डन निकाला जाएगा। इसके लिए मैं मान रहा हूं कि आपके पास में ये एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये आपके पास में एक्स एक्सिस गिवन है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एफ और ये मान के चल रहे हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक्स एक्सिस जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपके पास में ग्राफ है, यहां पे ऐसे समझिए कि यहां पे इनिशियल जो पोजीशन है, ठीक है, वो आपके पास में एक्स आई है, और जो फाइनल पोजीशन है वो आपके पास में एक्स एफ है। तो इस ग्राफ के थ्रू आप कैसे वर्डन फाइंड करेंगे, क्योंकि आप देखोगे नीट के अंदर और जेडब्ल्यू मेंस के अंदर ग्राफ के थ्रू भी वर्डन पूछते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से भी आपको वर्डन फाइंड करना आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इसमें पता चल रहा है कि फोर्स तो वेरिएबल है, साथ में डिस्टेंस भी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ से जब भी हमें वर्डन फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा इस ग्राफ के अंदर आपको एक स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप लो, और ये चूंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने बच्चों डी एक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप ली है।
ये जो आपके पास में थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसकी विड्थ जो है ये आपके पास में dx है, और इस dx थिकनेस के रेस्पेक्ट में जो फोर्स है वो मैं फोर्स मान रहा हूं यहां पे आपके पास में F। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो स्ट्रिप है कि रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, और रेक्टेंगुलर शेप में है तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपके पास में क्या होगा, तो आप कहोगे इसको F इंटू dx, मतलब फोर्स और d, मतलब फोर्स इसकी लेंथ होगी और dx जो है वो इसकी क्या होगी, विड्थ होगी। तो विड्थ और लेंथ के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और आप देखोगे कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये तो एक तरह से वर्डन का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि मैंने तो छोटी सी स्ट्रिप यहां पे ली थी तो छोटे से स्ट्रिप के लिए छोटा सा वर्डन, वेरी स्मॉल वर्डन। लेकिन आप बताइए यहां इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप हम इसमें ले सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रिप काटी जा सकती है। इसका मतलब इस ग्राफ को हम बहुत सारी डीएक्स स्ट्रिप्स के अंदर काट सकते हैं, मतलब काटेंगे, कहने का मतलब हो गया कि डीएक्स स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में अगर डीडब्ल्यू है तो इससे बहुत सारे डीडब्ल्यू होंगे। तो अगर हमें टोटल वर्डन फाइंड करना फ्रॉम एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन, और किसको, एक छोटे से स्मॉल वर्डन को, ठीक है। और इसको क्या लिखा जाएगा, W इज इक्वल टू एक्स आई और एक्स एफ, और डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास रहेगी एफ डी एक्स। तो ये भी आपके पास में वर्डन की, सॉरी ग्राफ की, ग्राफ से भी हम इस तरह से वर्डन फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे कि ये एक तरह से आपको वेरिएबल फोर्स की तरह में दिखाई दे रहा होगा। मतलब कहने का मतलब है, मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एरिया का, ये आपके पास में फोर्स अंडर द कर्व एरिया, ये पूरा एरिया फाइंड कर ले। आप मैं यहां लिख भी देता हूं आपके पास में कि एरिया अंडर द फोर्स, ठीक है, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि फोर्स, यहां पे इस चीज का ध्यान रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। मान लीजिए आपके पास में ये कोई ग्राफ है, मैं बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे समझना, ऐसे ये ऐसे समझना, यहां पे आपके पास में 5 न्यूटन फोर्स है, और ये यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, और यहां पे आपके पास में 5 है, और यहां पे आपके पास में जो फोर्स है ये आपके पास में -5 न्यूटन। तो आप देखोगे कि मैंने बता के रखा है कि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, तो मतलब इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये एरिया फाइंड कर लें और ये एरिया फाइंड कर लें, तो आपके पास से वर्डन मिल जाएगा, नेट वर्डन। आपको पूछे कि केवल यहां से यहां तक ही वर्डन बताना है, मतलब 0 से लेकर 4 मीटर तक ही डिस्प्लेसमेंट वर्डन बताना है, तो फिर आपको केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालना था आपको, ये इसकी हाइट कितनी है, 5 न्यूटन है, और इसकी जो बेस कितना है, 4 है। तो अगर आपको टोटल नेट वर्डन निकालना है तो नेट वर्डन के लिए इसको O, A, B, C और D पॉइंट मान लीजिए। तो नेट या टोटल वर्डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ दी ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, OAB प्लस बच्चों एक और एरिया आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है, BDC। लिखोगे आप BDC, ये आपके पास में B है, BDC। तो क्या करेंगे, इस एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपके पास में हाफ, ठीक है, हाइट इंटू बेस। हाइट तो आपके पास में, हाइट कितनी है, तो हाइट आपके पास में, ये हाइट आपके पास में है 5, तो लिखेंगे 5 इंटू बेस कितना है, बेस आपके पास बच्चों 4, ठीक है, साथ में। लेकिन यहां पे आप देखोगे फोर्स जो है वो माइनस का है, और हम यहाँ पे वर्डन भी माइनस का लेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्क का जो नेचर है वो नेगेटिव नेचर का भी होता है। इसलिए जैसा नेचर, जैसा आपके पास से वर्डन मिल रहा है, आप वर्डन को वैसा ही मानेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का रहेगा हाफ, ठीक है, और कितना आपके पास में
इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है 5 मीटर, तो लिखेंगे -5 इंटू, और आपके पास इसका जो बेस है वो कितना है 1 है, क्योंकि 4 से और 5, तो ये एरिया कितना रहेगा 4, ये साइड कितना रहेगी 5 - 4 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखोगे आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 10 माइनस ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपके पास में ये -5/2, तो रहेगा -2.5। तो ये आपके पास जो नेट जो वर्क डन होगा ये आपके पास में कितना बच जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 7.5 जूल। ठीक है, तो इस टाइप से हम ग्राफ से, ये तो मैंने बहुत सिंपल ग्राफ लिया था, ऐसे बहुत सारे ग्राफ मतलब अलग अलग टिपिकल ग्राफ्स की वजह से भी या आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग बहुत ही हाई लेवल का या हार्ड लेवल का अगर आपके पास में ग्राफ गिवन हो तो ये ध्यान रखना, वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको उनका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से भी आपको वर्क डन फाइंड करना आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये ग्राफ से भी हमने वर्क डन फाइंड किया है। ठीक है, अब बच्चों हम अगले टॉपिक की अगर बात करें तो हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि आज कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे, लेकिन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उसमें भी एक लॉजिक है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो शूट करने में थोड़ा स्टोरेज की ये प्रॉब्लम है। तो आज कोशिश है कि अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक रिकॉर्ड उतना अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों इसी ये जो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा है आज के सेशन के अंदर, कौन कौन सा, एक तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन, और बच्चों ने बताया था कि एक अभी पढ़ाया है वर्क डन बाई ग्राफ, वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, किसे फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट से। आगे का जो इसी लेक्चर के अंदर जो आपके पास में जो तीसरा जो टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, आप उसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास में किसी फोर्स की इक्वेशन गिवन हो, तो उस गिवन इक्वेशन से आप किसे कह सकते हो कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो बहुत सिंपल सी है, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए आपको समझा रहा हूं। बच्चों सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स को लेके चल लेंगे यहाँ पे, और उधर इसी के पैरेलल में हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ले लेंगे। तो इधर तो आपके पास में है कंजर्वेटिव फोर्स और इधर आपके पास में है बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं बच्चों जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनके थ्रू किया गया वर्क डन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन डज नॉट डिपेंड किसके ऊपर बच्चों, पाथ के ऊपर। कंजर्वेटिव फोर्स से जो भी वर्क डन किया जाएगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे उसको आप ऑब्लिक डायरेक्शन लेके जाओ, स्ट्रेट लेके जाओ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैसे भी लेके जाओ, पाथ अलग अलग कितने भी आप पाथ रह सकते हैं, अगर वो जिस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं बच्चों जिनके थ्रू किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है बच्चों ये इनिशियल पॉइंट के ऊपर, डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चों पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के बच्चों फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। साथ में क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स हम उस फोर्स को भी कहेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू किसी क्लोज पाथ में या उसको अपन लूप पाथ भी कह सकते हैं, लूप पाथ में किया गया जो वर्क डन है, ठीक है, वो आपके पास से बच्चों कैसा हो, जीरो मिले हमें। अगर हमें
अगर हमें बच्चों क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन 0 मिलता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो ध्यान रखना वो फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, ये ध्यान। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जस्ट इसके अपोजिट होंगे। कैसे? पहली बात तो ये कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके थ्रू किया गया जो वर्क डन होगा, ये जो वर्क होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से बच्चों वो पाथ पे डिपेंड करेगा। वो पाथ पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अलग अलग पाथ होंगे, अलग अलग पाथ्स होंगे, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन भी अलग अलग होगा, ठीक है। साथ में आपके पास में दूसरा पॉइंट नॉन कंजर्वेटिव के लिए, ठीक है, ये बच्चों नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू जो लूप पाथ होते हैं, लूप पाथ या ऐसे समझिए क्लोज पाथ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया जो वर्क डन है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। जबकि इसके अंदर वर्क डन 0 होता है, किसमें? फॉर क्लोज पाथ के अंदर, जबकि इसमें फॉर क्लोज पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होती। फिर इंपॉर्टेंट बात आपको ये मिलेगी समझने में कि फिर ये कंजर्वेटिव एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उन्हीं के रेस्पेक्ट में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी उसी फोर्स के रेस्पेक्ट में होती है जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर आपको पूछे कि कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं और कौन से फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें, तो ध्यान रखना ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हम प्रूव करेंगे आगे। दूसरा अब ये ध्यान रखना बच्चों कि स्प्रिंग जो फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखना, तीसरा कौन सा कि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा ये भी आपके पास में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चौथा कौन सा? चौथे में ध्यान रखना मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपके पास में कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे किस टाइप से। इसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बहुत सीधा सारा सिंपल, और कौन सा होता है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, या फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल। फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा? वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू किया गया वर्डन हमेशा पाथ पर डिपेंड करता है। अलग अलग पाथ के लिए वर्डन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सेम नहीं होती है, ठीक है ना। या क्लोज पाथ में किया गया वर्डन उसके लिए कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये मैंने डिफाइन बताइए, एक बार मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं बच्चों जिनके जो पाथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, अलग अलग पाथ्स के थ्रू किया गया वर्डन सेम होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स उन फोर्स को भी कहते हैं जिनके लिए क्लोज पाथ में किया गया वर्डन की वैल्यू 0 हो। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। जबकि मीनवाइल जो आपके पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो केवल पाथ पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए क्लोज पाथ में किया गया वर्डन कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। तो ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या सचमुच में ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं कि इनके थ्रू किसी क्लोज पाथ में किया गया वर्डन 0 होता है कि नहीं होता है, या कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम वो देख लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे किस टाइप से डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं मिटाता हूं ताकि आप थोड़ा दिमाग में यहाँ पे वो ये बनी रहे। तो देखो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास में ग्राउंड सरफेस है और ये कोई हाइट है। ग्राउंड सरफेस को अपन ए लेवल मान लेते हैं और इस हाइट को, ठीक है, आपके पास में बी लेवल मान लेते हैं। ए जो है या बी सरफेस है ये ए से बच्चों एच हाइट के ऊपर है, ये एच हाइट के ऊपर है। अब यहां पे हम ए लेवल से, ठीक है, या वर्टिकल को प्लेन ऊपर, तो यहां से इस बॉल को
हम दो तीन तरीके से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। एक तो इस बॉल को डायरेक्टली हम ऐसे स्ट्रेट लेके जाएंगे, इसे यहां लेके गए। एक इस बॉल को हम कैसे लेके गए, ऐसे ऊपर लेके गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। मतलब पहले हमने H1 हाइट चली, फिर H2 हाइट चली, फिर बच्चों हमने H3 हाइट चली। मतलब बॉल को हमने इस पाथ से लेके गए। ये आपके पास में फर्स्ट पाथ है, ये आपके पास में सेकंड पाथ है। एक पाथ और ले लेते हैं, ठीक है, एक पाथ और लेंगे तो हम एक वेरिएबल वाला पाथ ले लेते हैं। मान लो आप इस बॉल को ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, यहां लेके गए, तो ये आपके पास में थर्ड पाथ हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग पाथ में किया गया वर्क डन अगर सेम है, किसके थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन सेम है अलग अलग पाथ में, तो ये हम कह देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अदरवाइज तो हमें उसको नॉन कंजर्वेटिव बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसे, पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए। देखो, जब भी मैं इस बॉल को ऊपर लेके जाऊंगा और मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, तो देखो ऊपर लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर है, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो नीचे है, और वो कितना है, mg। मान लेते हैं इस बॉल का मास m है, तो इस बॉल को जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड ही लगेगा, लेकिन हम बॉल को डिस्प्लेस करें अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, एट हाइट h। तो इस फर्स्ट पाथ के अंदर किया गया जब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों F इंटू एस। इसको लिखेंगे क्या, एफ एस कोस थीटा। तो यहां देखोगे आप एफ की वैल्यू यहां पे बच्चों कितनी है, mg है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू में वर्क डन निकाल रहा हूं। और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h, क्योंकि यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ, h हाइट पे डिस्प्लेस हुआ है। साथ में देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर जबकि फोर्स की डायरेक्शन है नीचे, तो इनके बीच का जो एंगल है वो आपके पास में है 180। कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, सो दैट्स व्हाई ये आपके पास में बनेगा -mgh। ये बन जाएगा फर्स्ट पाथ में किया गया वर्क। इसी टाइप से हम दूसरे पाथ के अंदर भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारे दो पाथों में सेम आता है तो हम कह देंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा कौन सा, दूसरे पाथ में अगर चेक करें तो दूसरे सेकंड पाथ के लिए सेकंड पाथ ये है कि आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट को इसी बॉल को हम H1 H2 अलग अलग, पहले H फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर H2 फिर हॉरिजॉन्टल, फिर H3 ऐसे लेके जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में उस पाथ में हम देखते हैं कि आपके पास में वर्क डन कैसे आता है। बच्चों आप ये देखोगे कि जब मैं इस बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूं H1 हाइट पे, तो H1 हाइट पे जैसे लेके जा रहे हैं तो फोर्स तो हमेशा है डाउनवर्ड mg नीचे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ होता है, इसलिए उसकी तो डायरेक्शन ऑलवेज किधर रहेगी, टुवर्ड्स द अर्थ रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना, H1। आप बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, H1 डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि H1 और mg दोनों अपोजिट साइड में है। फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल में लेके जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में लेके जा रहे हैं, तब भी बच्चों फोर्स तो डाउनवर्ड ही है। अब अगर आप इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपके पास में बच्चों क्या है कि जा तो इधर है बॉल, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ऐसे समझो इसे, जा तो इधर है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड mg, डिस्प्लेस ऐसा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा आता है, तो कोस 90 के लिए वो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है भाई, कोस 90 की वैल्यू 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब यहां से लेकर यहां लेके जाएंगे तब कोई वर्क डन नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ आया, इसलिए तो यहां पे H1 में तो आपके पास है, H1 में तो वर्क डन कितना बन गया, माइनस का mg H1, पता है ना माइनस का mg H1 कैसे आ गया भाई, mg नीचे H1 ऊपर, तो माइनस का mg H1, मतलब यहां तक ले जाने में वर्क डन अभी, लेकिन हमें तो
पूरा सेकंड पार्ट तो यहां तक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक है, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में कोई वर्डन नहीं। फिर हम बच्चों यहां पे आ गए, जब यहां से वापस आएंगे तो देखो S2 हाइट ट्रेवल करेंगे तो फोर्स है नीचे और डिस्प्लेसमेंट S2 है ऊपर, तो दोनों में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 180। तो सेम ही प्रोसेस, तो S2 के लिए भी आपके पास में क्या बनेगा माइनस का mgH2। फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल में ले जाने में कोई वर्क डन नहीं, लेकिन वापस S से जा रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस का mgH3। अरे सेकंड पाथ में अगर आप माइनस का mg कॉमन ले लोगे तो बनेगा H1 प्लस H2 प्लस H3। सेकंड पाथ में वर्क डन, अरे H1 H2 H3, क्या ये H1 H2 H3 H की इक्वल नहीं है? तो इसको क्या लिख देंगे भाई H1 H2 H3 क्या है हो गया H हो गया, तो mg H यार क्या फर्स्ट पाथ में और सेकंड पाथ में वर्क डन सेम नहीं है? ऐसे ये वेरिएबल फोर्स की वजह से है, वेरिएबल फोर्स की वजह से अगर मैं थर्ड पाथ में भी वर्क डन निकालू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो आपके पास में फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमेशा थर्ड पाथ में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा mg और डिस्प्लेसमेंट फाइनली यहां से यहां तक वो अपोजिट रहेगा, तो कितना माइनस का h, तो हो जाएगा माइनस के mgh। तो देखोगे कि तीनों ही केसेस के अंदर तीनों ही पाथ्स के लिए जो वर्क डन की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो हम इसलिए बच्चों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स। साथ में हम ये बात और प्रूव कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव जो फोर्स के थ्रू किसी क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन जीरो होता है, कैसे होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आया तो मुझे बताना कि नहीं आया, कमेंट के अंदर पूछ के। देखो क्लोज पाथ के लिए भी कर लेते हैं। क्लोज पाथ के लिए ऐसे समझिए कि आपके पास है बच्चों ये ग्राउंड सरफेस है और हम किसी बॉल को h हाइट तक लेके गए, यहां लेके गए, यहां जा रहा है और ये वापस बॉल आ रही है ऐसे, क्योंकि बॉल यहां से यहां तक जाएगी h हाइट तक और वापस आएगी इनिशियल पॉइंट के ऊपर, तभी तो पाथ क्लोज होगा। कैसे? मार्कर हाइट पे गया और वापस आया, पाथ क्लोज हो गया। ऐसा नहीं कि गया तो पाथ क्लोज थोड़ी हुआ, समझो बात को। तो इस कंडीशन में तो देखते हैं कि आपके पास में जो वर्क डन है वो जीरो होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। तो जो ऊपर जाने में वर्क डन आ जाएगा आपके पास में माइनस का mgh, पता है क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है h, फोर्स लग रहा है नीचे, तो फोर्स लग रहा है नीचे। देखो इधर देखो, हाइट डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल 180। तो जाने में तो वर्क डन हुआ माइनस का mgh, आने में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो आने में जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा प्लस का mgh। तो इस केस में टोटल जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में, टोटल वर्क डन माइनस का mgh प्लस का mgh कितना होगा जीरो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स से किसी क्लोज पाथ में किया गया जो वर्क डन है वो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो ये आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये आपके पास से जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कभी भी क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन जीरो नहीं होता है। उसको भी हम इसे पढ़ सकते हैं कैसे, देखो कैसे, ऐसे मान लीजिए जैसे ये आपके पास में कोई 5 किलोग्राम की बॉडी है और इधर इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स की। यहां पे आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.1 और ये जो बॉडी है वो यहाँ पे 10 मीटर डिस्प्लेस होगी, यहाँ पे आगे ये बॉडी, मतलब 5 किलोग्राम की बॉडी यहाँ पे आगे। तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो है कि नहीं। तो देखो जब ये बॉडी इधर जाएगी तो पता होगा फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इससे ज्यादा है कि कम है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर मूव नहीं करेगी। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 और एन की वैल्यू होती है mg, ठीक है। तो एम कितना है 5 और जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। तो आपके पास कितना बन गए, ये बन जाएगा आपके पास में केवल 5 न्यूटन।
मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ये बॉडी मूव कर सकती है, क्योंकि वहां में लिमिटेड फ्रिक्शन चेक करना होता है। तो जब ये बॉडी इधर मूव करेगी तो आप देखोगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बच्चों इधर, फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो जाने में पहले पाथ में जो वर्क डन है, जाने में वर्क डन है वो कितना लगा, तो फ्रिक्शन है इधर, डिस्प्ले मतलब फ्रिक्शन है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 180। तो फर्स्ट पाथ में मतलब जाने में किया गया वर्क कितना देगा, माइनस का एफएस। तो फर्स्ट पाथ में एफएस की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है 5 और एस की वैल्यू कितनी है 10। तो जाने में वर्क कितना आ गया आपके पास में माइनस का 50 जूल, ये जाने में। अच्छा जब आएगा ये बॉडी अगर वापस इधर मूव कर रही है तब फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तब भी सेकंड पाथ में भी आपके पास ये फ्रिक्शन के साथ बच्चों 50 जूल। लेकिन मतलब क्लोज पाथ में नेट वर्डन या क्लोज पाथ में वर्डन बता रहा हूं, क्लोज पाथ में मतलब जाने में आने में, जाने में और आने में, क्लोज पाथ बनाने में कितना वर्डन, तो देखो कितना वर्डन रहेगा, तो ये रहेगा देखो माइनस का 50 जूल और ये माइनस का 50 जूल बच्चों। तो क्लोज पाथ में किया गया वर्डन आ गया माइनस का 100 जूल, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कभी भी क्लोज पाथ में किया गया वर्डन जीरो के इक्वल नहीं आता है, इसलिए हम उसको फ्रिक्शन फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे एक छोटी सी बात और रही कि अगर आपके पास में फोर्स की इक्वेशन गिवन हो तो उस फोर्स की इक्वेशन से कैसे फाइंड करें कि वो फोर्स आपके पास में कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। हाउ टू चेक, आप इसको ऐसे ट्रिक मान सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है आपके पास में बच्चों, आज की ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हाउ टू चेक इज फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, ये कैसे चेक करें। तो जैसे मान लो आपके पास में फोर्स गिवन है 2x + 3y और आपको पूछे कि ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो कैसे देख रहे हैं। इसके लिए आप बच्चों ये मेथड याद रखना, क्या मेथड है, क्या ट्रिक है, तो ये बच्चों ध्यान रखना हमेशा dF/dx, ठीक है ना, इसे dFx अपॉन dy इज इक्वल टू बच्चों dFy और dx, पहला मेथड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों dFy dz इज इक्वल टू dFz dy। तीसरी कंडीशन बच्चों, ठीक है, dFz dx इज इक्वल टू dFx और dz। अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉलो करता है, ये अगर इस पे हम अप्लाई करें, अगर तीनों ही अप्लाई इक्वल होती है, आपस में इक्वल होती हैं, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तीनों ही कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं, वैलिड रहती हैं, तो कहेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। कैसे देखो, या इसको मैं आई के बोलता हूं, इसको मैं जे के बोलता हूं। आपके पास में फोर्स की वैल्यू है बच्चों 2xi के और बच्चों है 3y, ठीक है, और ये है जे के। तो ध्यान रखना, ये तो आपके पास में है fx और ये आपके पास में है fy। fj जो है वो आपके पास में है 0 है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो चेक करो भाई, पहली कंडीशन चेक करो, d/dx fy, ये वाला चेक करो। पहली कंडीशन कौन सी है, dfx dy इज इक्वल टू dfy और dx, ये चेक करो। तो d/dy fx की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे आपके पास में है 2। ऐसे ही d/dx fy की वैल्यू कितनी है, तो वो है 3। देखो 2x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना 0, 3y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना है 0, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। LHS RHS की इक्वल है, पहली कंडीशन प्रूव हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी कौन सी है, दूसरी है dFy अपॉन dz
इज इक्वल टू डी एफ जेड अपॉन डी वाई। कैसे? डी अपॉन डी जेड और एफ वाई कितना है? एफ वाई है 3 इज इक्वल टू डी